राजा अहमद मंजूर साहब और मुअज़्ज़ज़ बरादरान साथी बरादरान, खासकर रसगुल्ला बाड़ी के सदर राजा मनीर साहब हैं, महमूद रासिक साहब हैं, राजा मकसूद साहब हैं और नौजवान साथी, और क्या नाम दिया आपने? आमिर साहब। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और अहमद मंजूर साहब का बिलखसूस कि उन्होंने मौका दिया कि उनकी राजगाह पे हम इस नशिस्त का एहतमाम कर रहे हैं। तो मैं चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का टिकट मिलने के बाद मैंने इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया है और आज बाकायदा आगाज़ किया है। आज हमने राजा शबीर साहब मरहूम अल्लाह उन्हें गनी करमत करे उनकी कब्र पे दुआ फातह खानी की, कर्नल नसीम साहब की कब्र पे फातह खानी की। इसी तरह हमारे और बुजुर्ग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखने वाले या दीगर दीनी शख्सियात, उनकी कब्रों पे भी हमने हाज़िरी दी और वहाँ पे दुआएं की और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की और अल्लाह ताला से अपनी मदद की दुआ के लिए दरख्वास्त की और दुआ की। तो इस दफ़ा इलेक्शन अल्लाह की मेहरबानी से अब उसकी डेट का अनाउंस भी हो गया है। 25 जुलाई जो है वो इलेक्शन की पोलिंग का दिन कर हुआ है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। बाकी शेड्यूल की तफसील अभी मुझे मालूम नहीं क्योंकि मुझे फ़ोन पे ही बताया गया है। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने मैं चूँकि चेयरमैन पार्लियामानी बोर्ड हूँ अपनी पार्टी का, तो मैं उस हवाले से थोड़ा सा करूँ कि आज़ाद कश्मीर और माजरीन के 45 हल्के 33 जो है वो आज़ाद कश्मीर से और 12 जो है वो माजरीन के। तो 45 में से 44 हल्कों पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास दरख्वास्तें आई थी। एक हल्के पे बावजूद दरख्वास्त नहीं आई, हमने नहीं वसूल की। बाकी 44 हल्कों पे से एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से हमने 40 हल्कों के टिकट जारी कर दिए हैं और 4 हल्कों के जो टिकट है वो पेंडिंग है, वो अगले 2-3 दिनों में वो भी हम अनाउंस कर देंगे। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भरपूर क़ुव्वत के साथ, पूरे जोश व खरोश के साथ इलेक्शन में उतर रही है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को फतह और नुसरत अता करे। ये अभी आप सवाल जवाब भी अगर करना चाहते तो उसके लिए भी हाज़िर हूँ। हमारा, मैं बराह रास्त हल्का बस्ती बाग पे आता हूँ। तो हल्का बस्ती बाग में इस दफ़ा मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। मैं ऊपर भी ये बात कर रहा था कि फ़र्ज़ करें अगर कोई जो लोग या मुकामी हल्का बस्ती बाग से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, हो सकता है उनके मुकाबले में हिस्सा लेता, लेकिन वो बात कुछ और होती, वो तस्वीर का रुख जो है, वो तस्वीर का रंग जो है वो कुछ और होता कि हम आपस में इलेक्शन एक प्रोसेस है, उसमें लोग हिस्सा लेते हैं, मुख्तलिफ जमातों से हिस्सा लेते हैं, आज़ाद लोग भी होते हैं। तो उस पर हम खुशदिली के साथ इलेक्शन तो लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ होना पड़ता है लेकिन खुशदिली के साथ लड़ेंगे। लेकिन इस दफ़ा जो हमारे हल्के में एक नई एक रवायत पड़ी है, मैं उस पर मुझे यानी इसका हैरत भी होती है और अफसोस भी होता है कि ये रवायत को अच्छी रवायत नहीं। वो ये है कि पैसे के बलबूते पे कोई शख्स दूसरे हल्के से नहीं बल्कि दूसरे ज़िले से आके तो इस यहाँ हमारे हल्के को ये कोई बैतुल माल है, ये कोई माल मसरूफ़ा है तो जिसको कर दी। ये मेरी दरख्वास्त होगी कि फ़ोन आपने बंद करना, शायद साहब मेहरबानी करके। तो ये सब लोग इस तरह से अगर चढ़ाई शुरू कर दें तो ये तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कानूनी तौर पे तो हक हासिल है हर एक को कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है जो आज़ाद कश्मीर का वोटर है, आज़ाद कश्मीर के किसी भी हिस्से से, लेकिन ये आमतौर पे होता नहीं, रवायात इसके बरक्स है। तो इस हवाले से मैं अपने जो हमारे साथी हैं, मेरे जमात के साथी बड़ी तादाद में यहाँ पे बैठे हुए और बाकी दूसरे जो लोग हैं, दूसरे अवाम हैं, किसी भी सियासी जमात से उनका ताल्लुक है, मैं उनसे एक दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग हल्का बस्ती बाग से ताल्लुक रखने वाले किसी कैंडिडेट को आप मुंतखब करें। मुझे सबसे पहले तो अपने लिए कहना चाहिए, लेकिन वो भी मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा। लेकिन उसूली बात जो मैं कहता हूँ कि हल्का बस्ती बाग से ताल्लुक रखने वाला आदमी ज़्यादा इस्तेकाक, बल्कि अव्वलीन इस्तेकाक रखता है, उसको वोट दिया जाए। मतलब मेरे मद्दे मुकाबले इस वक्त सरदार ज़िया कमर हैं, पीपल्स पार्टी से हैं, कोई मुझे वोट नहीं देना चाहता तो उन्हें दे दे,
محترم عبدالرشید ترابی صاحب ہیں، جماعت اسلامی سے ہیں، انہیں کوئی دینا چاہے تو انہیں دے دے. اسی طرح راجہ مشتاق مناز صاحب ہیں، ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، کوئی انہیں مجھے نہیں دینا چاہتا انہیں دینا چاہتا انہیں دے دے. یہ تو ایک الیکشن کا پروسیس ہے، جمہوری پروسیس ہے اور سمجھ آنے والا پروسیس ہے. لیکن ایک شخص جو کہ دوسرے ضلع سے آتا ہے، دوسرے حلقے سے آتا ہے، اور مزے کی بات ہے الیکشن کمپین میں بھی نہیں آتا، یعنی طرفہ تماشا ہے کہ یہ عجیب و غریب ہم الیکشن دیکھ رہے ہیں کہ ایک صاحب الیکشن میں آئے دوسرے حلقے اور دوسرے ضلع سے، اور انہوں نے پاور آف اٹارنی دے دی کچھ لوگوں کو کہ میرے بیاف پہ یہ الیکشن لڑیں گے. اب سوال یہ ہے کہ الیکشن لڑنے کے بعد جیتنے آنے کی صورت میں ہم ایم ایل اے کس کو کہیں گے؟ جس کے کہنے پہ ہم نے ووٹ دیے ہوں گے، یا جو پیچھے بیٹھا ہوگا ہم کس کو ایم ایل اے کہیں گے، اور کس کو استحقاق ہوگا، اور کس سے جا کے لوگ ملیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جمہوری نظام میں دنیا کے کسی بھی ملک میں جو نمائندہ ہوتا ہے وہ ایکسیسیبل ہوتا ہے، اس سے لوگ ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، اپنی شکایات کرتے ہیں. ایکسیسیبلٹی میں تھوڑی کمی بیشی ہو سکتی ہے، کوئی آدمی زیادہ ایکسیسیبل ہوتا ہے، کوئی تھوڑا ہوتا ہے، لیکن یہ تو عجیب بات ہے کہ جو آدمی نہ پہلے حلقے میں آیا اور نہ الیکشن کے دوران آیا، اور وہ یہ کہے کہ میں الیکشن لڑوں گا اس لیے کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی روایات کے برعکس ہے. جو شخص آج لوگوں کو نہیں میسر اس کی مصروفیات آڑے آتی ہیں، یا وہ اپنے غرور اور تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ میں ان لوگوں سے جا کے کیا گھر گھر ووٹ مانگوں اور ان سے ہاتھ ملاؤں. جس شخص سے غرور اور تکبر کا گھوڑا اس وقت اتنے میں بے پرواز ہے آسمانوں پہ، تو الیکشن لڑنے کے بعد وہ آدمی کہاں میسر ہوگا. میں نے پہلے بھی کسی انٹرویو میں کہا تھا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ دوسرے ضلع سے تشریف لانے والے صاحب اگر وسطی باغ کے 50 آدمیوں کا نام لے لیں ابرپٹلی، سوچ سمجھ کے لکھ کے نہیں، کہیں لے لیں، مجھ سے آپ 1000 آدمی کا نام پوچھ لیں، اللہ کا شکر ہے کہ بتا سکتا ہوں، اس لیے کہ آپ سب جو بیٹھے ہیں 50 سے زیادہ یہاں بیٹھے ہیں سب میرے عزیز ہیں، جماعتی ساتھی ہیں. دیگر سیاسی جماعتوں کے بے شمار لوگوں کے نام لے سکتا ہوں، نام میں لے سکتا ہوں، بلکہ جو دوسرے یہاں کے رہنے والے ہیں، چونکہ ہم اس مٹی کے پیداوار ہیں، اس سرزمین کے پیداوار ہیں، ہمیں معلوم ہے خوشی غمی اٹھنا بیٹھنا شادی یہ ہم لوگ کرتے ہیں. کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن الحمدللہ ہمارا خمیر اس زمین سے اٹھا ہے، اور انہی لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہماری خوشی غمی انہی لوگوں کے ساتھ. تو میں کہتا ہوں کہ وہ اگر 50 آدمیوں کا نام لے لیں تو میں کہوں گا جی ان کو سیاست کا حاصل ہے بستی باغ. جو آدمی نہ کبھی سے اس سے کسی نے ہاتھ ملایا ہو بستی باغ کے، نہ اس نے ملا. یہ گزشتہ 1.5-2 مہینے کے دوران کچھ لوگ یاترا کرتے رہے ہوں گے آستانے پہ، یا وہ بابر مجبوری 1-2 دفعہ آئے تو لوگوں سے ہاتھ ملایا ہوگا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اس 2 مہینے سے پہلے کتنے لوگوں نے ہاتھ ملایا اور کتنے لوگوں کو جانتے ہیں اور وہ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں. تو یہ باغیچہ اتفاق نہیں ہونا چاہیے سیاست میں. اس کے اپنے نارمز ہیں، اس کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں، اس کے اپنے طریقہ کار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مجھے بحثیت کینڈیڈیٹ کے بھی اعتراض ہے، اور بحثیت اس سرزمین کے رہنے والے ایک شخص کی میں بھی کہتا ہوں کہ یہ مجموعی طور پہ ہماری انسلٹ ہے کہ کوئی ہمیں سمجھے کہ میں پیسے کی بنیاد پہ خرید سکتا ہوں اور پیسے کی بنیاد پہ میں ووٹ لے سکتا ہوں. یہ رویہ بڑا غلط ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس رویے سے اجتناب کرنا چاہیے. اور جو ووٹر ہے وہ الحمدللہ میرے کہنے سے بہت پہلے ہی ہمارے لوگ بہت باشعور ہیں. سیاسی بیداری اللہ کی مہربانی سے آزاد کشمیر میں اور ہمارے حلقے میں بہت زیادہ بیدار مغزی ہے، لوگ سمجھتے ہیں سیاست کو. تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو آدمی آج نہیں ملتا اس کی جگہ کمپین دوسرے کو صاحبان چلا رہے ہیں، تو وہ آپ کو کل کیسے ملے گا. اور جیت آپ کی صورت میں آپ ایم ایل اے کس کو مانیں گے؟ میں دوبارہ بات دہراتا ہوں کہ فرض کرے وہ صاحب جیت جاتے ہیں تو آپ ان کو ایم ایل اے کیسے مانیں گے؟ انہوں نے تو نہ آپ سے ووٹ مانگا، نہ انہوں نے آپ کے سامنے آ کے کوئی بات کی. تو جنہوں نے ووٹ مانگا آیا ان کی جگہ حلف وہ اٹھائیں گے. تو یہ عجیب ایک مخمصے کی کیفیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے. تو ہم اللہ کی مہربانی سے سیاست میں اترے ہیں. اللہ کا شکر ہے میں کسی بڑے بول کو اور شیخ چلی والی باتیں کرنا نہ پسند کرتا ہوں، نہ میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں. لیکن جو میں ایک چیز محسوس کر رہا ہوں، ایک سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے ساری زندگی کا تجربہ ہے، تو ایک سینٹیمنٹ کا اندازہ ہو جاتا ہے، لوگ کے جذبات مجموعی کیفیت. تو وہ الحمدللہ مجھے بہت فیوریبل نظر آ رہے ہیں اپنے لیے. لیکن ہوگا کیا وہ تو الیکشن کے وقت پتہ چلے گا. تو اللہ پاک کا کرم ہے
کہ ہم ان کی قوت کے ساتھ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ الیکشن میں اترے ہیں اور انشاءاللہ بھرپور حصہ لیں گے. کوئی اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو. سر میرا سوال یہ ہے کہ آج سے 20-25 دن پہلے کوئی اس طرح کی باتیں چل رہی تھی کہ مسلم کانفرنس اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہو رہا ہے. اب الیکشن کا بگل بھی بچ چکا ہے تو اتحاد کی کوئی صورت نہیں بن رہی، تو کیا مزید کوئی اس میں گنجائش ہے کہ کوئی اتحاد کے کوئی چانس نظر آتے ہیں؟ راستہ صاحب مجھے تو کوئی چانس نظر نہیں آتا، بلکہ اتفاق ایسا ہے کہ آپ سے میری شاید اس موضوع پہ پہلے بات نہیں ہوئی. میں تو گزشتہ 2 سال سے یہ کہتا تھا کہ ہماری اتحاد کی بات چیت چل رہی ہے اور یقیناً چل رہی تھی کسی نہ کسی سطح پہ مختلف اسٹیجز سے مختلف فورم سے. لیکن میں جو ساتھی میرے ساتھ ہیں وہ آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ میں گزشتہ 2 سال سے کہتا تھا کہ یہ اتحاد کی بات چیت چل رہی ہے، لیکن مجھے یہ اتحاد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اس کافی ساری وجوہات تھیں، ان کی تفصیل کا اس وقت ٹائم نہیں ہے. تو اتحاد کا پہلے بھی کوئی امکان نہیں تھا، اب تو بالکل ختم ہو گیا. پاکستان کی گورنمنٹ 2 ماہ لیٹ کرنا چاہتی تھی آزاد کشمیر کے الیکشن، لیکن آزاد کشمیر حکومت اور الیکشن کمشنر نے بر وقت الیکشن کروانے کا اعلان بھی کر دیا. اس صورت میں کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو موقف تھا یا وہ اس پہ تھوڑا سا وہ لوگ ڈیگریڈ نہیں ہوئے یا ان کی جماعت نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے، ہم ایک دوسرے کے سیاسی مخالفت بھی کرتے ہیں، لیکن میرا یہ طریقہ ہے کہ مجھے اگر اپنی سیاسی مخالفی کی کوئی بات کو اچھی لگے تو میں اس کا برملا اظہار کرتا ہوں. اس بات پہ میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے فرم سٹینڈ لیا اور انہوں نے کہا کہ جی الیکشن ایک دن بھی آگے نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے بالکل وہ بات کی جو آئین اور قانون کے مطابق ہے. جو ڈیٹ 29 جولائی کی ہے اس سے پہلے الیکشن ہونے لازمی ہے. ایک دن بھی الیکشن آگے نہیں کر سکتے آپ، 1 گھنٹہ بھی نہیں کر سکتے. یعنی 29 جولائی رات 12 بجے تک ٹائم ہے، آپ 12 سے 1 بج گیا اگلا تو آپ آئین کی وائلیشن کریں گے. اس معاملے پہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اچھی بات کی. اگر ہم یہ آگے کرتے تو اس کے لیے آئینی ترمیم لانی پڑتی. تو سوال یہ ہے کہ ایسی کیا قیامت آئی ہوئی ہے، کوئی جنگ لگی ہوئی ہے، کوئی سیلاب آ گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی تباہی ہو گئی جس کی وجہ سے الیکشن کو آگے کرنا مقصود ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے یہ چاہتے تھے، چونکہ انہوں نے مختلف طرف سے کوئی الیکٹیبل کے نام پہ، کوئی کس نام پہ، کوئی کس نام پہ اکٹھا کیا کٹ جوڑ، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو ٹائم مل جائے، کوئی فنڈ دیں، کچھ یہ کریں، کچھ وہ کریں، تو ان کو 2 مہینے کا ٹائم مل جائے اپنی کمپین کرنے کے لیے، اپنے قدم جمانے کے لیے. لیکن آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اس پہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کا موقف بالکل درست ہے، انہوں نے اچھا فیصلہ کیا. آپ کا مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد رہا گزشتہ الیکشن میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ راجہ مشتاق مناس نے حلقہ وسطی باغ میں تعمیر و ترقی کو بہتر کی ہے؟ پچھلے الیکشن میں ہمارا اتحاد مسلم لیگ کے ساتھ نہیں تھا، ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ. دیکھیں بات یہ ہے کہ رات گئی بات گئی. اب وہ قصہ پاری نہ ہو گیا. مشتاق مناس صاحب، وہ ان کا یہ آخری 2-4 دن ہے یا 2-4 ہفتے ہیں، تو میں کیا کہوں. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو انہوں نے بڑے بڑے اعلانات کیے تھے سڑکوں کے حوالے سے، کچھ رستوں کے حوالے سے، کوئی کہیں آدھا کلومیٹر، کہیں کلومیٹر کا چوتھا حصہ کسی کارکن کو خوش کرنے کے لیے سڑک دے دی اور راستہ دے دیا، یہ تو شاید انہوں نے کام کیا. لیکن جو 2-3 بڑے وعدے کیے تھے، آپ اس کے عینی گواہ ہیں، میں بھی عینی گواہ ہوں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ باغ میں بڑا کارڈیالوجی ہاسپٹل بنے گا، اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی اس کی، انہوں نے کہا تھا وہ یہاں تشریف لائی تھی، اس کی ایک اینٹ بھی نہیں رکھی جا سکتی. یہ بڑا فیلئر ہے. پھر مشتاق مناس صاحب محترم نے یہ کہا تھا کہ یہاں سے لے کے گنگا چوٹی اور وہاں سے پتہ نہیں کدھر کدھر سے ہوتے ہوئے سارا ایک ٹورسٹ پوائنٹ بنائیں گے جس میں ٹوریزم کے ہیلی کاپٹر لینڈ کریں گے. وہ سوئٹزرلینڈ کی تقریباً طرز پہ ان کے ذہن میں کوئی آئیڈیا تھا، تو اس پہ اللہ خیر صلی اللہ، اس پہ تو زیرو کام نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اعلانات بہت بڑے کر لیے تھے انہوں نے، تو وہ نہیں ڈیلیور نہیں کر سکے فرینکلی اسپیکنگ. سوچیے سر کہ آپ الیکشن میں آپ ٹوٹ پڑے ہیں، اللہ کرے آپ کو کامیابی نصیب ہو، تو آپ حلقے کے اندر حکومت بناؤ. دوسری بات ہے کہ حلقے کے آپ کیسے 2 کون سے جو بڑے کام کریں گے ان حلقے کے 2 بڑے کام کیا کریں گے ترجیح حلقے سے. یہ جو آپ نے بات کی نا جی، اب اس پہ اگر 1 2 3 4 کے کر کے بات کریں تو اس پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ صحت کے معاملات پہ، ٹورزم کے معاملات پہ، تعلیم کے حوالے سے، لوگوں کی مجموعی معاشی ترقی کے حوالے سے بہت سارے کام میں آپ کو گنوا سکتا ہوں. لیکن 2 باتیں میرے ذہن میں، وہ حلقہ بھی اس میں شمار ہوتا ہے اور اس میں آزاد کشمیر پورا بھی شمار ہوتا ہے.
ایک تو ہمارے यहाँ बेरोजगारी बहुत हो गई, अल्लाह का शुक्र है तालीम बहुत आम हो गई, बच्चे बहुत पढ़ लिख गए, लेकिन आगे उनके लिए कोई स्कोप नहीं है सॉरी कोई स्कोप नहीं है कि वो पढ़ लिख के उनकी खपत कहाँ पे हो, जिसकी वजह से बड़ी बेचैनी है। और नौजवान नस्ल जो है वो बड़ा बेचैनी का शिकार है, और उस बेचैनी से फिर मेरा रवि जो है वो जन्म लेती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह ने मौका दिया तो हल्के के हवाले से और आज़ाद कश्मीर के हवाले से मेरी कोशिश ये होगी कि मैं किरदार अदा कर सकूँ कि रोज़गार के कोई मौके, और रोज़गार से ये बात समझ लें कि इससे मुराद कतन ये नहीं है कि सरकारी मुलाजमत, देखिए सरकारी मुलाजमतों का एक महदूद स्कोप है, कितनी एक मुलाजमतें होंगी, लाखों बच्चे पढ़ के फारग हो गए। तो हमारा आज़ाद कश्मीर में तो कोई इतना बड़ा काम नहीं है। मैं 2 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ, इस्लाम बशीर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि कई महकमों में ओवर क्राउडेड है, लोग ओवर एम्प्लॉयड हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, चाय पीते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, काम काज कोई नहीं होता। तो अब सरकारी मुलाजमों में सच्ची बात है कोई लंबी चौड़ी गुंजाइश नहीं। ऐसे प्रोग्राम बनने चाहिए और ऐसे हालात भी असर होने चाहिए कि नौजवान अपना रोज़गार कर सकें, नौजवानों को इंसेंटिव मिल सके कि वो अपने कारोबार अपने पाँव पर खड़े हो सके। तो एक तो इस हवाले से मेरे ध्यान में। दूसरी बात जो है वो मेरे ध्यान में ये है कि बल्दियाती इलेक्शन होने बड़े ज़रूरी है सियासत के लिए, सियासत की नर्सरी जो बल्दियाती इलेक्शन होते हैं। और दूसरी बात ये जो छोटे मोटे काम काज हैं, सड़क नाली टूटी पंखा ये वो सिलसिला, ये जो है ये बुनियादी तौर पे अवामी नुमाइंदों का काम है। अब मकसूद साहब आपकी वार्ड में कहीं पानी चाहिए, कहीं छोटा सा रास्ता चाहिए, कहीं किसी को छोटा सा मसला, मुझे उसके बारे में क्या मालूम, मैं एमएलए बैठा हूँ, बेशक आप और मैं पड़ोसी हैं, लेकिन आपके महल्ले की बात मुझे तो नहीं मालूम। इस तरह वो आप अगर आप या आपका कोई नुमाइंदा वहाँ पे महल्ले की सतह पे होगा, वार्ड की सतह पे होगा, डिस्ट्रिक्ट की सतह पे होगा, वो ज़्यादा बाखबर होगा। तो तामीर और तरक्की के हवाले से सच्ची बात है बुनियादी काम जो है वो अवामी नुमाइंदों को मिलना चाहिए, बल्दियाती नुमाइंदों। तो उस पर मेरी कोशिश ये होगी कहीं भी मेरी आवाज़ अगर इस पर काम कर सके तो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हमें करना चाहिए। बाकी और जो ये बात पिछली हुकूमत ने की कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल की, सियाती मकामात की, मैं उतनी बड़ी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि वादा उन्होंने किया ये बल्दियाती इलेक्शन, ये सारी जो कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल है, अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो इसको पाया तकमील में पहुँचाऊँ इंशाअल्लाह। एक गुजारिश है सर, ये मुझे तो गवर्नमेंट के दौर में कफल की बात कर सकता हूँ, हर कहीं ऐसे ही है। जो स्कीमें दी गई हैं ना उनका कोई चेक एंड बैलेंस मॉनिटर नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि 40% मेरे पास चूँकि लिस्ट है तो बिल्कुल गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड की है, तो 40-50% स्कीमें खाई गई है, ज़मीन पे आई नहीं है। इस सिलसिले में आपका क्या रद्द लगा जीतने के बाद? देखें बात यह है मकसूद साहब कि आप फरमा रहे हैं कि आपके पास रिकॉर्ड है कि 40 से 50% स्कीमें जो हैं जो दी गई हैं लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए उनका ज़मीन पे वजूद ही नहीं और वो पैसा लोगों की जेबों में चला गया। मेरे पास इस तरह की शिकायत तवातर के साथ आती रहती है, आज से नहीं आ रही, ये गुज़श्ता 5 साल से आ रही। तो इसका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। देखें बात यह है कि तामीर और तरक्की के हवाले से ये जो गलत रवायत पड़ गई कि पैसा जो है वो तामीर और तरक्की के नाम पे उसका इजरा हो और खर्च होते हुए लोगों की जेबों में चला जाए, ये बड़ी मनफी सियासत है और इसका प्रॉपर चेक तो अल्लाह ने तौफीक दी तो चेक एंड बैलेंस करना अपनाएंगे। सर कि बहुत सारे लोग जो है ना पीटीआई की छतरी की तरह गए और ये बहुत 50 लाख 40 लाख की स्कीमें खाने के बाद तो पीटीआई की छतरी के नीचे चले गए। अब इसका क्या होगा, उनका किस तरह आप करेंगे? बात यह है कि वो एक रेडियो पे प्रोग्राम चला करता था, चलता फिरता माइक्रोफोन। कुछ सियासी लोग चलते फिरते सियासी कारकुन होते हैं, उनकी जमात एक ही होती है, वो जमात जो बरसर इक़्तिदार होती है। आपने सवाल ये किया कि 40-50 लाख या करोड़ की स्कीम खा के तो वह आदमी किसी दूसरी गाड़ी में सवार हो गया, तो ये हमारी बदकिस्मती है, ये हमारा कौमी इनेतात है जिसकी बुनियाद पे हमारे यहाँ ऐसे भी होता है और खुदा का खौफ नहीं आता उन लोगों को, यानी कोई शर्म यहाँ भी चीज़ होती है कि आज एक के साथ खड़े होते हैं, उसके साथ स्कीमें लेते रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि आखिरी स्कीम किस दिन जारी होगी। जिस दिन आखिरी स्कीम जारी हो तो आंखें माथे पर रख लेते हैं और दूसरी गाड़ी पे चढ़ जाते हैं जहाँ पे उनको नजर आता है कि शायद इसके लिए बेहतर सूरत आ रही। तो ये लोग काबिल मुआवजा हैं, इनका मुआवजा होना चाहिए। ये सियासी कारकुन नहीं है, इस तरह के लोग, इस तरह के जो लोग हैं वो सियासी व्यापारी हैं
वो कारोबार को उन्होंने सियासत को कारोबार बनाया हुआ है। तो ये हर सतह पे काबिल मुआवजा है और इस तरह का रवैया। मैं तो हैरान ये होता हूँ मसलन मेरे साथ आजकल कई लोग रब्ता करते हैं, अल्लाह उनका भला करे, मेरे लिए कलमा खैर कहते हैं, मुझे इसकी खुशी भी होती है, चले मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ मेरे लिए, लेकिन मैं जब उनके माजी पे नज़र दौड़ाता हूँ मैं कहता हूँ यार कल ये बरसरे इक़्तिदार थे, हुकूमत में थे, तो कितने चहीते थे ये, और MLA इनका चहीता था, ये उसके चहीते थे, स्कीमें लेते हुए इनकी ज़ुबान खुश होती थी बातें करते हुए। तो आज ये किस तरीके से इन्होंने नजरें बदल के तोता चश्मी करके तो उससे बातें कर रहे हैं। मेरे दिल में ये ख्याल भी बात है, लेकिन क्या किया जाए, कौमी इनताब है। अच्छा, ये जो इशू है इसको हल करने के लिए गुज़श्ता दिनों वो रणवीर इलियास साहब और सरदार जीत साहब और फारूक हैदर साहब को टीवी स्टूडियो में लाया गया, तो वहाँ रणवीर इलियास साहब ने फरमा लगा इसको हम मकबूजा समझ जाइए क्योंकि ये तो पाकिस्तान का हिस्सा है। क्या आप समझते हैं कि ये कश्मीर ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, जिसका नाम आप में से किसी ने भी नहीं, मैं भी सियासी कारकुन मैंने कभी सुना ही नहीं था, तो वो वज़ीर आला पंजाब बन गया, महमूद खान वज़ीर आला KPK बन गया। तो इमरान खान साहब की प्रायोरिटी अपनी होती है, वो यानी वैसे तो लोगों को अपने साथ रखते हैं, मैं वो बात नहीं करता, लेकिन उनके मुखालफिन कहते हैं कि ATMs जो हैं वो अपने साथ रखते हैं। तो लेकिन जब उनका वक्त आता है ना ये फैसला करने का कि वजारत उज़्मा या वजारत आला पे कौन मुतमक्कन होगा, तो उस वक्त उनकी प्रायोरिटी कुछ और होती हैं जो वो खुद ही बेहतर समझते हैं। तो इस एक तो बात यह है कि ये दावा करना, इससे पहले भी हमारे हल्के में ये दावा किया गया था कि वजारत उज़्मा आ रही है, तो वो हम तरसते ही रहे, हमारी आंखें तरसती रही, वजारत उज़्मा को नाम निशान नज़र नहीं आया। तो अब भी ऐसे ही होगा कि ऐसा कोई अनहोना वाक़या नहीं होने वाला। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, यकीनन अगर हुकूमत पाकिस्तान की ये मेलाफाइड इंटेंशन है, मनफी सोच है कि उन्होंने कज़िया कश्मीर को ख़त्म करना है, तो भारत ने तो कर दिया, वहाँ तो कश्मीर का वो जो आर्टिकल 370 आर्टिकल 35A जो है उसको अब्रोगेट करके उन्होंने सिस्टम ख़त्म कर दिया। वहाँ पे तो अब वो कहते हैं जी कि हमारा रियासत का हिस्सा 2 हिस्सों में तकसीम करके उन्होंने स्टेट रियासत का हिस्सा बना दिया। अब रह गया आज़ाद कश्मीर। गिलगित बल्तिस्तान जो इसका इंटेग्रल पार्ट है कश्मीर का, उसको अब तकरीबन फैसला हो चुका है। वहाँ मतलब ये इमरान खान साहब भी जाके वहाँ क्या है कि वो एक पाकिस्तान का बाज़ाब्ता उसका वो सूबा बना रहे हैं। ऐसे ही अशकशोई के लिए कह रहे हैं जी कि इसको हमने पता नहीं क्या बनाना, अबूरी बनाने के लिए। अबूरी वाला कुछ नहीं है, वो दरअसल आप ये समझ लें कि उस पर उनका फैसला जो है वो पक्का हो चुका है। ये आज़ाद कश्मीर का छोटा सा खित्ता है जो पूरी रियासत 84,000 मरबा मील की नुमाइंदगी कर रहा है। तो इसको मर्ज करने के लिए भी अगर ये हुकूमत की पॉलिसी है तो उन्हें कोई रबर स्टैम्प चाहिए, जिसको कश्मीर की तारीख का कोई इल्म नहीं, आज़ाद कश्मीर की सियासी तारीख से नाबंद कोई आदमी उनको चाहिए जो कि सिर्फ रबर स्टैम्प लगाए, हुकूमत पाकिस्तान से आर्डर आए और वो उस पर बोर लगा दे। तो वो बिल्कुल यकीनन किसी ऐसे आदमी की तलाश में होंगे जो खड़ा होकर बात ना कर सके और बस रबर स्टैम्प। ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान को गिलगित का तरीका इस्तेमाल करके आज़ाद कश्मीर में भी कोई उस तरह की हुकूमत बना ले? देखें जी, जब तक हम जिंदा है इंशाल्लाह ये मुमकिन नहीं है। वो बेशक कोशिश करते रहे, लेकिन जो रियासत के लोग हैं ये इतनी आसानी से ये तरने वाला नहीं है। खासकर आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, ये हमें भीख में ये आज़ादी नहीं मिली। हमारे असलाफ ने, जिसमें बुनियादी ताल्लुक मेरी जमात आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अकाबरीन का है, उसने और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म से तहरीक का आगाज़ हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह ये खित्ता आज़ाद हुआ। हमारे लोगों ने बेबाक कुर्बानियाँ दी, अपनी जानों की कुर्बानी, इज़्ज़त, माल, नामूस, औलाद की कुर्बानियाँ, माल दौलत की कुर्बानियाँ दी। तो वो हुकूमत पाकिस्तान के किसी इस तरह के इक़दाम को इंशाल्लाह पूरा नहीं होने देंगे। आज़ाद कश्मीर का ये स्टेटस इंशाल्लाह बरकरार रहेगा जब तक हम जिंदा। हमें को मार के तो फिर करे तो बेशक करे, इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में ये नहीं होगा। हल्का बस्ती पार्ट के अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस आप मैसेज यही जो मैं शुरू में दे चुका हूँ कि मैं बाहसीत कैंडिडेट, मुझे बात तो ये कहनी चाहिए ना कि मुझे वोट दें और वो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सही है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रायोरिटी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी ऐसे कैंडिडेट को वोट दे दें आप जिसका हल्का बस्ती बात से ताल्लुक हो, बाहर के किसी को ना दें। मुझे दे दें तो मैं आपका ममनून हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, उसके लिए मैं घर घर जा भी रहा हूँ, कोशिश भी करूँगा हाज़िरी की। लेकिन फर्ज करें मुझे आप नहीं पसंद करते, मुझे नहीं देना चाहते, तो फिर किसी ऐसे को दें जिसका ताल्लुक हल्का बस्ती बात से। ये बाहर से इम्पोर्टेड जो लोग
और अच्छा फिर ये बात है, अब कुछ लोग बिक रहे हैं, पैसों पे बिक रहे हैं, मुझे मालूम है, इतलात मिलती हैं, पैसे मेरे सामने तो कोई नहीं देता, लेकिन हम भी अक्ल शऊर रखते हैं। कुछ लोग गाड़ियों पे चढ़ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में दाएं बाएं बैठते हैं और वो यकीन करें कि सिर्फ और सिर्फ पैसे की बुनियाद पे किसी ने अपना सौदा 10 लाख में किया है, किसी ने 20 लाख में किया है, तो क्या आवाम किसी ऐसे नुमाइंदे को उसके कहने पे वोट देंगे जो ऑलरेडी बिक चुका है और जिसने सौदा किया हुआ है, उसने अपनी जात का सौदा किया होगा, भले पैसे ले लिए, लेकिन वो कैसे बाकी लोगों का सौदा कर सकता है? इसको कंडेम करना चाहिए, ये मेरा पैगाम। ताहिर इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चंद दिनों में हम हल्का बस्ती बाग से 5 से 6 हज़ार लोग शामिल करेंगे। इस बारे में आप शामिल करेंगे जी पीटीआई में बाहर लेके जाएंगे, शामिल करेंगे। अच्छा, देखें जी, पहली बात यह है कि तारिक इकबाल साहब के बारे में मेरे दिल में बड़ा एतराज़, इसलिए कि वो बदकिस्मती से वो इलेक्शन को जीत नहीं सके, इलेक्शन में वो हिस्सा लेते रहे, मेहनत करते रहे, वो एक बेदाग सियासी कारकुन है मेरी नज़र में। मुखालफत अपनी जगह सियासी मुतारफ खड़े हैं, लेकिन जो सच्ची बात है, मैंने पहले आपको कहा कि मैं किसी मुखालफ सियासी जमात की कोई अच्छी बात हो तो उसे कहने में मुझे कभी आर नहीं होता। तो तारिक इकबाल अच्छे सियासी कारकुन हैं, डेडिकेटेड हैं, और जो शख्स उसकी मुझे उस शख्स की जो बात पसंद है कि वो जो ज़ुबान कर ले, जो बात कर ले, उस पर खड़ा होता है। आमतौर पर सियासतदान मसलत का शिकार हो जाते हैं, लेकिन सरदार तारिक इकबाल, ये जो फैसला उन्होंने किया, किस बुनियाद पर किया, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, वो छोड़ के पीटीआई में आ गए, ये वो बेहतर समझते होंगे, लेकिन वो एक अच्छे सियासी कारकुन हैं। लेकिन ये जो उन्होंने बात की कि 5-6 हज़ार लोग शामिल करेंगे, वो बात मुझे कुछ कबल अज़ वक्त लगती है, और ये बात मुझे कुछ ऐसे ही गपशप इसलिए लगती है कि आप सूरत आप देख रहे हैं, मसलन शामिल होना ना होना बात की बात है। आप इस सारे अरसे में देख लें कि सरदार तनवीर इलियास साहब के इलेक्शन कैंपेन गैर एलानिया तौर पे तकरीबन 2 महीने से शुरू हुआ, और कितनी काबिल जिक्र शख्सियात गई हैं। अब कुछ नौजवान ऐसे हैं जो हमारे बरखुदार, वो पटा गले में डाल के जाकर फ़ोटो बनवा लेते हैं, बाद में उनका शौक कोई होता है, उनको भी कोई 4 पैसे चाय पानी मिल जाता है, चले मोबाइल में बैलेंस डाल लिया, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाल लिया, कुछ सैर सपाटा कर लिया। तो मैं नहीं समझता कि तारिक इकबाल साहब का वो ज़ाती होते, तारिक इकबाल साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे होते तो इस बात में कोई वजन हो सकता था। किसी के लिए वोट मांग रहे हैं, और उसके लिए मांग रहे हैं जो यहाँ पे शक्ल ही नहीं दिखाता, और उनका प्रोग्राम, वो आएंगे जो मौसूफ है उधर से, वो आएंगे, लेकिन वो मेरे ख्याल में हल्के में, यानी इस टोटल कैंपेन 45 दिन जो आज के बाद रह गए हैं, 25 जुलाई डेट फाइनल हो गई, तो इसमें 5-7 दिन अगर इस हल्के में दे दें तो वो समझेंगे कि इस हल्के की खुशबख्ती है कि मैंने कदम रजा फरमाया इस हल्के में। तो इसलिए तारिक इकबाल साहब बेशक कोशिश करते रहे, लोग बाशऊर है, वो समझेंगे कि तार साहब नहीं इलेक्शन लड़ रहे हैं, बल्कि ये जो शख्स लड़ रहा है वो कहाँ है, वो पूछेंगे ये सवाल। अगर उसका वो तसल्ली भाई जवाब दे सके तो लोग शामिल होंगे, वरना मुझे इस बात में कोई ज़्यादा वजन नहीं नजर। उन्होंने ये कहा कि गुज़श्ता इलेक्शन में मैंने मुश्ताक नाज की भरपूर सपोर्ट की, उन्होंने भी मुझे जो है ना वो उस तरह से एतमाद पे नहीं लिया, और मैं उनसे नाराज़ हूँ, लोगों के काम नहीं हुए। तो अगर इस दफ़ा मैं पीटीआई में शामिल हूँ, अगर इन्होंने भी ऐसी सूरत हाल की तो मैं फिर इनसे अलग हो जाऊँगा। देखे ना, ये तो अपनी ज़ात की बात कर रहे हैं, वो अब आपको क्या सज़ा मिलेगी? पर जो लोगों को वो लेके जा रहे हैं, पहले मुश्ताक नाज ने वो कहते बकौल उनके कि उससे मेरा को ख्याल नहीं किया, तो वो हो गया। अब जो कल तार साहब का ये ख्याल है, और ये ख्याल करेंगे भी नहीं, मुझे यकीन है कि इलेक्शन के बाद तार साहब की मुलाकात शायद है कि 2-4-6 महीने बाद मुमकिन हो तो हो, शायद उसके अलावा मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि उनका एक अपना तरीक़ाकार है। तो वो तो तार साहब नाराज़ हो जाएंगे और इनको छोड़ जाएंगे, तो जिनको साथ ले जाएंगे उन बेचारों का क्या होगा? उन बेचारों का क्या, वो किसके पास जाकर रोएंगे? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा सा हकीकत नज़र में देखना चाहिए।